So guys, just get to know the most important topics of class 10 science chapter 5 life processes just in 1 minute. These are the most important expected questions. What are the topics? The first topic is nutrition in plants and animals. Most important topic. Respiration in plants and animals. And next is excretory system along with the diagram. And the other is photosynthesis. इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपने और नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना सब है, बट यू हैव टू ले स्पेशल एम्फोसाइज ऑन दीज टॉपिक्स, ताकि ये बिल्कुल ही बचना नहीं चाहिए. ये मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है लास्ट ईयर के नहीं, कई प्रीवियस ईयर्स का, और कंपेयर किया है उसको एडिशनल सैम्पल पेपर्स से, इन सब चीज़ों से. तो मुझे पता चला है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं. ठीक है, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस का रिजल्ट है. आपको इसको ध्यान रखना है. और इसी में मैं आपको बताती हूँ डायग्राम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. लेबलिंग इंपॉर्टेंट है साइंस में, लेबलिंग आपने करनी है अच्छे से हर डायग्राम में. हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है. ब्लड का फ्लो जो आपका बताता है वो सब आपको पता होना चाहिए. क्लियर लेबल डायग्राम. और स्टोमेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ चुका है. तो ये सारे आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने इसमें ज़रूर से कवर करना है. पढ़ना सब है बट इस पर स्पेशल एम्फेसाइज करना है. ओके, तो अब हम बिगिन करते हैं ताकि आप ये सारे टॉपिक समझ सको अपनी ये नई क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इंडिकेट्स, क्या नाम है, लाइफ प्रोसेसेस. तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो मिलकर टुगेदर वे में अपने परफॉर्म करते हैं बॉडीली फंक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं तभी वो सब हो रहा हो. हम चाहे सो रहे हों चाहे बैठे हुए हों, हमेशा हमारी बॉडी में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब ये सब परफॉर्म हो रहे हैं तो इनको भी तो कुछ ताकत चाहिए ना. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. जैसे हर चीज़ को कुछ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनर्जी, ये सारे मेंटेनेंस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आती कहाँ से है. ये एनर्जी हमें जो है ये मिलती है बाहर से. कैसे, फूड की फॉर्म में. ठीक है, कैसे मिलती है, फूड की फॉर्म में. तो पहले तो देखो आप लाइफ प्रोसेसेस वैसे तो समझ में आ गया होगा. ये है कि विच लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म्स द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो मेंटेनेंस का काम करें. हर समय हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर चलता रहता है, सेल्स रिपेयर होते रहते हैं. तो कैसे हो रहे हैं, इन्हीं सारे फंक्शंस की, प्रोसेसेस की वजह से. अब एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, तो फूड को हम ऑब्टेन करते हैं. खाया हमने, हमें ऐसा लगता है हम बस खा रहे हैं पेट भरने के लिए, बट मेन काम क्या है, उससे अंदर जाके एनर्जी रिलीज़ कराना. तो यही प्रोसेस जिससे फूड का इंटेक करा जाए और एनर्जी को यूटिलाइज़ करा जाए बॉडी के फंक्शंस कराने के लिए, ये प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन कहलाता है. तो न्यूट्रिशन हमारा क्या हुआ, पहला लाइफ प्रोसेस हुआ. हम यहाँ 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. तो पहला हमारा क्या है, न्यूट्रिशन. आप समझ में पहले ही आ गया होगा आपको, फिर भी समझ लो. न्यूट्रिशन क्या है, फूड का इंटेक करना, उससे एनर्जी अपने अंदर यूटिलाइज करना ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन प्रॉपर वे में कर पाए. देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड टू प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड, दैट डिफरेंट बॉडली फंक्शंस कैन बी परफॉर्म, जिससे डिफरेंट तरह के बॉडली फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके उस एनर्जी को यूटिलाइज करके. तो यही न्यूट्रिशन है. अब न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है. मेनली ये आपका होता है 2 टाइप का, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स की परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, सारी मेहनत उन्हें खुद ही करनी पड़ती है, उनको कुछ कराया नहीं मिलता है. तो ये कौन होते हैं, ये हमारे ग्रीन प्लांट्स होती हैं. ठीक है, और ये कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. अभी हम पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट समझेंगे तब हम उसे क्लियर करेंगे. अभी के लिए आप इतना सुनिए. ठीक है, तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. वैसे तो फोटोसिंथेसिस आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से करते ही आए हो. नेक्स्ट होता है हमारा हीटरोट्रॉफिक. हीटरोट्रॉफिक जो है वो अपना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं फूड. वो बहुत ही कैसे होते हैं, आलस वाले होते हैं. वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. और मोस्टली किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो ये आपके फर्दर कितने टाइप के होते हैं, ये आपके होते हैं
ब्रॉडली 3 टाइप्स के, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो आपके डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है, वो आपके सड़े गले मरे हुए इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स पे डील करते हैं वो आपके सेप्रोट्रॉफिक कहलाती हैं। दूसरे होते हैं आपके पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? ये एक एसोसिएशन में रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, मगर इस तरह का एसोसिएशन होता है कि इनको तो खूब फ़ायदा होता है मगर बदले में दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। उसको वो जिस पे ये क्या कहते हैं, जिसको ये प्रे बनाते हैं अपना, उसको होस्ट कहा जाता है और वो खूब नुकसान में रहता है, उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टो और एक होते हैं एंडो। जो हमारी बॉडी के या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के ऐसा करते हैं तो वो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे टेप वॉर्म वगैरह हैं, पेट के अंदर बच्चों के भी कीड़े वगैरह हो जाते हैं कहा जाता है, तो ये वो हैं। एक होते हैं आपके एक्टो, जो बाहर से करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं बॉडी के, जैसे कि जूं हो जाती हैं, लाइस वगैरह सर में, तो वो इसका एग्जाम्पल। तो ये सब खून चूसते हैं ना इस टाइप के, तो ये आपके पैरासिटिक कहलाते हैं। फिर होता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है होल से, इसको याद रखो, जो होल वे में फूड को मुंह से मतलब खाएं, इंजेस्ट करें, ठीक है, फिर अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन हो, ये आपका न्यूट्रिशन होलोजोइक कहलाता है। ये मोस्टली आपके एनिमल्स में होता है और हम ह्यूमन बींग्स भी उसी में ही आते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन का टाइप। अब हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता कैसे है, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो अब हम समझेंगे क्या न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता कैसे है। अभी हमें पता चल गया कैसे होता है भाई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड। कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किसको यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, ठीक है। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये आपको पता ही है ना, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। तो अब इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन देख लेते हैं। क्या है देखो, इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ अटैच करेंगे, रिएक्शन होगा क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, हो गया। क्या होगा? C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्म होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होंगे और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने ये पता होना चाहिए। यहाँ पर ये ग्लूकोज बना, इमीडिएट आपका यूज़ होगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज़ कर लेगा प्लांट इसे। और अगर आपको, है ना भाई, प्लांट भी थक जाता है बेचारे को, हमेशा अपना खुद ही बनाना पड़ता है, अरे मेरा मन नहीं है बनाने का तो थोड़ा सा मैं अपना स्टोर करके रख लेता हूँ ताकि कभी कभार मैं भी बिना बनाए, है ना, यूज़ कर लूँ। तो वो क्या करेगा, इसको कभी कभार स्टोर कर लेता है। जब स्टोर करता है ग्लूकोज को तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद क्या है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें क्या क्या इवेंट्स अकर कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, किसका? फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। भाई सनलाइट से मिल रही है लाइट, वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी। किसने एब्जॉर्ब करी? देखो, ठीक, इसको अंडरलाइन कर रखा है, क्लोरोफिल ने करी। तो ये पता होना चाहिए, ये आ सकते हैं 1 मार्क्स में कि भाई एब्जॉर्प्शन जो होता है लाइट एनर्जी का वो कौन करता है फोटोसिंथेसिस में? वो क्लोरोफिल करता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? लीव्स में डॉटेड सेल ऑर्गेनील्स होते हैं आपके, जिनके अंदर ये क्लोरोफिल होता है और इसी की वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का। अब क्या हुआ? ठीक है भाई, ले ली, एब्जॉर्ब कर ली लाइट एनर्जी। अब क्या करें? अब कन्वर्जन होगा इस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। अब लाइट ले ली, अब इसको कन्वर्ट करा जाएगा केमिकल रिएक्शन कराने की वजह से केमिकल एनर्जी में। इस समय पर क्या होगा? यहाँ पर भी पॉइंट याद रखने का है। इस समय पर क्या होगा? ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन कर जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किस में स्प्लिट कर जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखो। ये पूछा जा सकता है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तब क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो मिल गया। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? अब CO2 का भी तो कुछ यूज़ होना है। CO2 जो है आपकी, उसमें क्या हुआ? CO2 आपकी रिड्यूस हो जाएगी, उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर CO2 जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी C6H12O6 में, ठीक है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। अभी हमने समझ लिया कैसे हुआ। उसके बाद अब हमें क्या पता चला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट, एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होगी? क्लोरोफिल की चाहिए होगी, इसलिए क्लोरोफिल भी होना चाहिए। फिर
स्प्लिट कौन करेगा उस केमिकल एनर्जी की वजह से? वाटर करेगा, तो वाटर भी चाहिए। उसके बाद ग्लूकोज में रिड्यूस कौन होगा? CO2 होगी, इसलिए CO2 भी होना चाहिए। तो आपको अच्छे से फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक था, अब हीटरोट्रॉफिक समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले जब फूड को ही तो यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन है ना, तो अब हम फूड कैसे लेते हैं पहले, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वो सबको ही पता है, फूड जो है वो माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं हम। ठीक है, हमने खाना मुंह में रखा, ऐसा हुआ, ये हुआ हमारा इंजेस्शन। ठीक है, खाने को माउथ में इनटेक करना। अब माउथ ये हमारा बक्कल कैविटी कहलाता है। इसमें हमारे क्या होते हैं, टीथ भी होते हैं, टंग भी होते हैं, ये सभी पार्ट लेते हैं खाने को डाइजेस्ट कराने में। यहीं पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि माउथ में क्या है, माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो सलाइवा आपके मुंह में रहता है, ठीक है, गीला गीलापन, तो ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। वो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो डाइजेशन करता है। यहीं से आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये पॉइंट आए, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट सबसे पहले डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है, फर्स्ट प्लेस क्या है उसकी, तो वो माउथ है। ठीक है, यहाँ से वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इनटेक हुआ, अब हमने मुंह में लिया, फिर क्या होता है, अब हम टंग की हेल्प से, टंग मस्कुलर ऑर्गन है, उसको इधर उधर च्यूइंग में हेल्प करता है। अब वो थोड़ा हमारा नीचे उतरता है। अब वो नीचे जब उतरा तो ये लॉन्ग ऐसा पाइप होता है, फूड पाइप, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इसोफेगस बोला जाता है। अब ये नीचे उतरा इसोफेगस के थ्रू। अब इसोफेगस में क्या होते हैं ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे फैलना, सुकड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऐसे। उससे क्या होता है, ऐसे 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 होने से ईजिली खाना नीचे को उतरता है उसकी वजह से। ठीक है, अब वो नीचे उतरा, नीचे उतर के वो कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में आ गया, स्टमक में आराम से 3-4 घंटे खाना हमारा पड़ा रहता है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो है हमारे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं आपके, ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करते हैं। कौन कौन से, इसमें पेप्सिन होता है। ठीक है, ये एंजाइम है आपका, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इसलिए हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। किसकी हेल्प से होता है, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर ये प्रोटीन जो है आपके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट क्या होता है ना, इसको एक मीडियम चाहिए होता है, एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है अपना ये काम करने के लिए। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन कराने के लिए पेप्सिन को, तो वो उसको कौन प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, हमारा HCl। ये भी हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि खूब अच्छे से एनहांस वे में फंक्शन हो किसका, पेप्सिन का, कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अब क्या होता है भाई, इतना एसिड निकल रहा है तो कुछ फ़ायदा तो हो रहा है बट कुछ नुकसान भी हो सकता है ना। एक्सेसिव हो गया अगर तो हमारी जो लाइन है स्टमक की उसमें भी दिक्कत आ सकती है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस भी हमारा रिलीज़ होता है, जो लाइन इनर लाइनिंग होती है उसको स्टमक की प्रोटेक्ट रखता है। कौन, म्यूकस। ठीक है, ये हो गई स्टमक की बात। अब स्टमक से खाना जो है थोड़ी देर रहने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ये आ गया आपके कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कंप्लीट साइट है डाइजेशन की। सारा मैक्सिमम मेन डाइजेशन कहाँ होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें भी क्या होते हैं, क्या मैंने बोला, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, सभी चीज़ों का, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स का स्टार्ट यहाँ से होता है, कार्बोहाइड्रेट का माउथ से, बट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इसमें भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं आपके, वो आपके क्या करते हैं, वो आपके हेल्प आउट करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। अब क्या होता है ना, यहाँ पर आके काम शुरू हो जाता है 2 और ग्लैंड्स का। ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और यहाँ एनस तक लास्ट होता है। बट कुछ इसमें दिखते नहीं हैं, बट इससे जुड़े हुए होते हैं, हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन के, न्यूट्रिशन के इस प्रोसेस को। तो वो हैं आपके जैसे यहाँ पर लिवर और पैनक्रियाज। ठीक है, लिवर यहाँ पर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हेल्प करता है। क्या करता है, बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट सीक्रेट करता है। वो बाइल जूसेस, बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं यहाँ पर खाने को डाइजेस्ट होने में। कैसे, अब पेट से जो खाना आया वो एसिडिक था। ठीक है, अब यहाँ पर उसका काम बनेगा नहीं, तो लीवर क्या करेगा, अपना बाइल जूस निकालेगा और क्या करेगा, उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन कर देगा।
ठीक है, ताकि अच्छे से डाइजेशन यहाँ पर हो सके। ओके, उसने उसको एल्कलाइन कर दिया। और क्या करेगा, बाइल सॉल्ट्स रिलीज़ करेगा। ये सॉल्ट जो होती हैं ये फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं। फैट्स जो होते हैं ना वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है, ताकि आगे उनका डाइजेशन हो ठीक से। तो वो काम आपका बाइल सॉल्ट करता है। और ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा है जैसे एमल्सिफिकेशन ऑफ सोप पढ़ रखा होगा आपने, उसकी तरह। तो इसीलिए ये फैट कैसा हो जाता है, एमल्सिफाइड फैट हो जाता है। अब पैनक्रियाज क्या करता है ये देखेंगे। अब ये डायग्राम के थ्रू आपने यहाँ तक समझ लिया। पैनक्रियाज ये है, ठीक है, स्टमक में आया, ये पैनक्रियाज है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये लिवर है, यहाँ लिवर में ये गॉल ब्लैडर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके सारे लिवर के सिक्रीशन जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। अब हम देखेंगे कि पैनक्रियाज का क्या वर्क है, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, लिवर का देख लिया। अब पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है। उसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें होता है एक तो आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन स्टमक में हो गया थोड़ा डाइजेस्ट, अब बाकी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन, ट्रिप्सिन। और क्या करता है, अभी बताया था, अमीनो एसिड में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्ट होके। फिर दूसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, आपके फैट को, जो फैट वहाँ पे बाइल सॉल्ट के थ्रू इमल्सिफाइड हुआ, वो इमल्सिफाइड फैट जो है आपका, वो यहाँ पे लाइपेज आपके फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देंगे। फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद एक और आपका एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा आपका, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा। पहला डाइजेशन कहाँ हुआ था, माउथ में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बताया था ना। और पूरा कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ पर होगा, वो एमाइलेज एंजाइम के थ्रू जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया डाइजेशन। सबसे पहले मैंने बताया माउथ में खाना रखा, इनटेक ये था इंजेस्शन, इन गया ना तो इंजेस्शन। फिर ये पूरा प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ डाइजेस्ट होने का स्टमक से लेके, वो यहाँ ख़त्म हुआ, वो हुआ आपका डाइजेशन। अब इसी में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है डाइजेस्ट हो गया फूड। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप आपका न्यूट्रिशन के प्रोसेस का, जैसे मैंने बताया था, जो है एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी जो दीवारें होती हैं इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इनकी जो ये वॉल्स हैं इसमें ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे फिंगर लाइक टाइप। ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं। तो जब आ जाता है डाइजेस्ट होकर फूड तो कहते हैं अरे वाह चलो बढ़िया माल पानी आ गया हमारे काम का, ये लेते हैं उसको, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं और लेकर ब्लड में पूरी तरह से सप्लाई कर देते हैं उस सारे न्यूट्रिशियस बढ़िया वाले फूड के जो भी चीज़ें होती हैं उनको, ठीक है। फूड हमारी पूरी बॉडी में ही तैरता है ना, तो उससे क्या होता है, सब तरफ हमारे ये एक एक सेल में पहुंच जाता है और हमें क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस इसका एब्जॉर्ब करने का स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के थ्रू ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या मिली, मैंने बोला एनर्जी मिली। तो ये एनर्जी जो हमें मिलती है और इसको जब हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी यूज़ करती है डिफरेंट फंक्शंस अंदर परफॉर्म करने के लिए, रिपेयरिंग वगैरह जो भी, तो ये प्रोसेस आपका एसिमिलेशन कहलाता है। ये चौथा स्टेप है, ठीक है। पहले इंजेस्शन, फिर डाइजेस्ट हुआ पूरा, फिर एब्जॉर्प्शन लिया गया, उसको सोक कर लिया गया, फिर पूरे में फैला के जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज़ एसिमिलेशन, ठीक है। ये हो गया एनर्जी का यूटिलाइजेशन। अब क्या हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ा और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आया ये खाना हमारा, ठीक है। कौन सा, अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करता है, ये अब उस खाने में देखता है कि कुछ और तो नहीं रह गया, पहले उसको देखता है कुछ और तो नहीं रह गया, उसको और एक्सेस वाटर वगैरह वो भी उसका सोख लेता है कि कुछ बचना नहीं चाहिए, और बेकार जो उसका अनडाइजेस्टेड वाला फूड होता है उसको ये आगे बढ़ा देता है। और आगे बढ़ के ये अनडाइजेस्टेड फूड आपका किसके, एनएस के थ्रू निकल जाता है, जो सभी को पता है ना, पॉटी शॉटी जो करी जाती है उसके थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे यूज़ का नहीं होता है वो हम रिलीज़ कर देते हैं। और इस प्रोसेस को रिलीज़ कर देने को, अनडाइजेस्टेड फूड को, इसे इजेस्शन कहते हैं। ये फाइनल स्टेप है न्यूट्रिशन का। तो इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेस्शन, ये रहा आपका कंप्लीट प्रोसेस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का। अब आपको इसके थ्रू भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग चलेंगे अपने किस पे, सेकेंड प्रोसेस की तरफ, लाइफ प्रोसेस की तरफ, जो कि है रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से।
अब बहुत से बच्चे मैंने देखा है रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में कंफ्यूज रहते हैं, बट ये एकदम डिफरेंट प्रोसेस है। देखो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग तो ये हम कर रहे हैं ना, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ठीक है, ये ब्रीदिंग है। ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बाहर आपके ये हो रहा है, फिजिकली हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, और ये कहाँ जा रही है, लंग्स में। इसमें कौन इन्वॉल्व है, हमारे लंग्स इन्वॉल्व है, ठीक है। बट रेस्पिरेशन क्या है हमारा, रेस्पिरेशन जो ये हमने ली, जो ये ऑक्सीजन हमारे अंदर गई और उधर न्यूट्रिशन के थ्रू जो हमारा फूड फॉर्म हुआ ग्लूकोज की फॉर्म में, उस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जो हमने ब्रीथ करके ली, ये हेल्प करती है उसका ब्रेक डाउन करने में, ताकि उससे एनर्जी को ले सके, ठीक है। और ये एक एक सेल में होता है बॉडी के, और इसमें ये रिएक्शन जैसे होते हैं, तो इसलिए ये केमिकल प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों इसलिए डिफरेंट चीज़ें हैं। वो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है, और वो उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ करता है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है किसमें, ब्रेक डाउन में ग्लूकोज के, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है मेनली। कौन कौन सा, ये हमें समझ में आ गया। पहली बात, रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता है आपका रिलीज़ होना एनर्जी का, ठीक है। किससे, फूड से, फूड से एनर्जी का रिलीज़ होना, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इस ग्लूकोज का कि एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए, तो ये रेस्पिरेशन है। अब ये दो टाइप का होता है मेजरली, ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, एरोबिक में आपका जो है वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब इसमें आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। और एन एरोबिक में आपके एन लग गया आगे तो समझ लेना ये उल्टा होता है, ये एब्सेंस में होता है ऑक्सीजन के, ठीक है। इसमें आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। डिफरेंस क्या है, ये जो है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, आप पढ़ के आए हो, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं हमारे जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेन आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एनर्जी यही प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। ओके, अब ये हो गया इसमें। और बट ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है एक फ्लूइड वाला मीडियम होता है, जेली टाइप, जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनील्स डिस्पर्स्ड रहते हैं हमारे, है ना, गोलगाय बॉडी वगैरह, वो सब इसी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होते हैं। अब ये हमें पता चल गया। फिर एरोबिक में क्या होता है ना, आपका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेक डाउन किसका होता है, आपके ग्लूकोज का। बट इसमें क्या होता है, एनारोबिक में आपका इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 का, ठीक है। इसमें पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं किसके, एरोबिक रेस्पिरेशन के, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसमें आपका CO2 और H2O मिलता है आपको, और एनारोबिक में आपका CO2 और इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। अब यहाँ दो बातें क्यों हैं, इसलिए है क्योंकि एक तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस है बट बहुत कम है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। और जब ठीक तरीके से आपका प्रेजेंट होता है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, तब आपकी ये CO2 H2O फॉर्म होते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेंगे, अभी हम इसको देखते हैं। अब इसका जो ये पाथवे होता है, पाथवे ये आपका एनारोबिक है, इसमें आपकी ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें ये आपकी CO2 या इथाइल अल्कोहल फॉर्म करती है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है, जब कमी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब आ गए हम पाथवे में। अब ये हमारा जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये कोई डिफरेंट तरह के पाथवे फॉलो करता है, ठीक है, एक तरह से नहीं होता है, ये डिफरेंट तरीके से होता है। वो कैसे होता है हम ये समझते हैं। देखो ये रहा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, सबको पता है, C6H12O6, C6 आया ना, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज आपका जो है वो किस में, पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये पायरोवेट में चेंज हुआ। पायरोवेट क्या है आपका, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये आपकी एनर्जी रिलीज़ हो गई, पायरोवेट बना और एनर्जी रिलीज़ हुई, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। अब ये फर्दर क्या हुआ, अब ये पायरोवेट आपका एक बार क्या करेगा, ऑक्सीजन की जब एब्सेंस होगी, मतलब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा, और ये होता किसमें है, यीस्ट में होता है, जो यीस्ट फेर्मेंटेशन होता है उसमें ये हो रहा होता है। तो इसमें ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यीस्ट में, ये क्या करेगा, इथेनॉल
कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये क्या हुआ आपका जब एब्सेंस थी। अब क्या हुआ, है ऑक्सीजन बट कमी है ऑक्सीजन की, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तब कहाँ पर होगा ये होता है हमारी मसल्स में। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, ऑक्सीजन जितनी होना चाहिए उतनी नहीं गई बॉडी में, हमारी कम गई, तो वो क्या होता है ना, कमी की वजह से ये आपका कहाँ होने लगता है, ये आपका होने लगता है मसल्स में रेस्पिरेशन। उसकी वजह से क्या होता है ना, हमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, अकड़ने ऐठने लगते हैं हाथ पैर, जहाँ की मसल्स में क्या होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में उन जगहों पे जाके इकट्ठा हो जाता है और वो क्रैम्प्स क्रिएट करता है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद ये आगे और क्या होता है इसमें, या जब प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की आपकी, यहाँ एब्सेंस की बात हो गई, यहाँ कमी की बात हो गई, यहाँ अच्छे गुड अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिल रही है, तब क्या होगा, तब ये आपका कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ये होगा। और पायरुवेट आपका किस में ब्रेक डाउन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, और एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इसका पाथवे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसको दोबारा देखकर फिर से रिकॉल करिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने देख लिया, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस ही बता दिया, तो अब ब्रीदिंग का भी थोड़ा बहुत आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब हमने रेस्पिरेशन समझ लिया, कितने टाइप के होते हैं ये भी समझ लिया, है ना, और क्या उसका पाथवे होता है ग्लूकोज का, कौन से डिफरेंट पाथवेज को अपनाता है ब्रेक डाउन के लिए। अब हमने क्या समझना है, अब हमें समझना है कि रेस्पिरेशन का वो हिस्सा जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, मैंने बताया ना ब्रीदिंग अलग बात है, रेस्पिरेशन अलग बात है, पूरा आपको बता दिया है क्या डिफरेंस है दोनों में। अब लेकिन हमें उसे भी पढ़ना है ना, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन के अंडर आता है। अब ब्रीदिंग में क्या है, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे क्या होता है, हम उसका पैसेज देखेंगे, कैसे कैसे एयर हमारे अंदर जाती है। बच्चे समझते हैं ऑक्सीजन नहीं जाती है, एयर बोला जाएगा, क्योंकि उसमें एयर में सभी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, उसमें नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, सभी चीज़ जाती है, बस वो सब निकल जाती हैं, ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है ना। अब सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, ये जो आपके दो होल्स होते हैं ये नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। आपने ली, इनहेल करा, उसके बाद ही नेजल कैविटी के थ्रू, ये अंदर जो पैसेज है इसके थ्रू, कैविटी के थ्रू ये फेरिंग्स पे पहुंचती है। फेरिंग्स क्या है आपका, फेरिंग्स आपकी एक कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, जिससे आपका खाना भी जाता है और आपकी सांस भी जाती है। बस क्या होता है ना, जब आप खाते हैं तो उस पर एक एपिग्लॉटिस आ जाता है, जिससे कि आपको सांस की नली में वो चीज़ ना जा पाए। ठीक है, तो ये फेरिंग्स होता है, यहाँ तक आती है। फिर लैरिंग्स में आता है, लैरिंग्स आपका ये होता है वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं, आवाज़ आती है। ठीक है, फिर ये आपके होता हुआ विंड पाइप में जाता है, जैसे फूड पाइप होता है उसी के पास विंड पाइप होता है, इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के थ्रू होता हुआ ये एक ब्रॉड ओपनिंग में ब्रोंकाई में जाता है। फिर वो ब्रोंकाई जो है वो कहाँ ओपन होते हैं आपके, वो लंग्स में ओपन होते हैं, तो ये आपके लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स के अंदर फिर डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं बहुत सारे, वो ट्यूब्स आपके ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें ये आपका डिवाइड हो गया। इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी आपके एल्वियोलर सैक होते हैं आगे आगे, उनमें जाके वहाँ पर ये मेन एक्सचेंज गैसेस का होता है, और जो आपकी ऑक्सीजनेटेड वाली होती है वो आपकी ब्लड कैपिलरीज ले लेती हैं और रिलीज़ कर देती हैं बॉडी में, और जो बेकार वाले डीऑक्सीजनेटेड और ये सब होती है आपकी CO2 वगैरह, ये वापस कर देती हैं। तो ये आपका पैसेज हो गया। अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन दो बातें हैं ब्रीदिंग की। इन मतलब अंदर लेना सांस को, एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ देना। ठीक है, इसमें होता क्या है, अब ये तो इतनी रटने वाली बात नहीं है, इसको तो खुद देख लो। क्या है, इनहेल करा, क्या होता है, रिब्स आपके जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, ऐसा लगता है वो उठ गए। ठीक है, और क्या होता है फिर जो आपका डायफ्रैगम क्या होता है, आपका एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, वो डोम शेप का होता है कर्व्ड, बट वो जब हम इनहेल करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, रिब्स लिफ्ट हो गई, डायफ्रैगम फ्लैटन हो गया, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई, सांस भरते ऐसे लगता है सब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई हमारी। तो वो ये आपका किस में होता है, इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। अब हमने ली सांस इनहेलेशन, अब हमने छोड़ दी, छोड़ने के बाद क्या हुआ कि वही आपकी रिब्स नॉर्मल हो गई, डाउनवर्ड आ गई, डायफ्रैगम आपका वैसे ही डोम शेप का हो गया, और चेस्ट कैविटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ठीक है, जैसी थी वैसी हो गई। बस ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था रेस्पिरेशन का। ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में हो गया। अब यहीं के यहीं हम इसको समझ लेते हैं कि प्लांट्स में भी आपका
कैसे होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखो प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, मैंने शुरू में भी बताया था। लीव्स पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। ये आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, आपके लीफ को काटा गया है, ठीक है, सेक्शन की फॉर्म में, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिला। इसमें क्या होता है, ये जो सेंटर में ओपनिंग है यही आपकी स्टोमेटल पोर है या स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। और ये इसको जो मतलब जब हम यही पोर्शन है, इसी से ही क्या होता है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है। मान लो उसने लीव्स ने सांस ली, मतलब सांस क्या ली एयर ली, वो जब होती है अंदर जाता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ये फूल जाते हैं। कौन फूल जाते हैं, इसके आसपास ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स ही जो हैं ये इसको गाइड करते हैं, ठीक है, कि ओपन और क्लोज होने के लिए, किसको, स्टोमेटा को, ठीक है। जब ये आपके ओपन होते हैं ये फूल जाते हैं, और जब ये रिलीज़ होती है तो ये बंद हो जाते हैं और ये श्रिंक कर जाते हैं। स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है और गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं। इसी साइड पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा आपका कौन है, यहाँ पे साइट है रेस्पिरेशन की, ठीक है। उस पर क्या है, अब ये स्टोमेटा होता लीव्स में है, ये हमने देख लिया। और ये जो इसके आसपास है ये एपिडर्मल सेल होता है, और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। अब ये तो आपका तब हुआ, स्टोमेटा मेन रेस्पिरेशन इसी के थ्रू होता है। बट मान लो कि ऐसा मौसम आ गया कि भाई क्या बोलते हैं, सारे पत्ते झड़ गए, तो क्या होगा, तो क्या रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तब क्या होता है ना, ऐसे समय पर जब लीव्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कुछ हैं, तो स्टोमेटा के नहीं, स्टेम या रूट के थ्रू भी आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रूट सरफेस के थ्रू, स्टेम लेंटिकल्स वगैरह के थ्रू, इससे भी आपका रेस्पिरेशन होता है। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे प्लांट्स का भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस में, जो कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा थर्ड प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमने अपना न्यूट्रिशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसफ़र होना किसी चीज़ का, किसका भाई, सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो यही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। वो सब्सटेंसेस क्या क्या हैं और वो होती कैसे हैं ट्रांसपोर्ट, भाई हमारे पूरी बॉडी में क्या चीज़ फ्लो कर रही है ना, क्या फ्लो कर रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड ही मेनली क्या है, जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। सो ब्लड में क्या क्या मोस्टली आपका ट्रांसपोर्ट होता है, आपका वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपकी ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ब्लड हमारा क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़े हैं, उसी में जो है ये आपका आता है कि ये कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड हमारा जो है वो कैसे बना है, वो हमारा प्लाज्मा और सेल इनसे मिलकर बना है। मोस्टली 55% वो उसमें प्लाज्मा है और 45% आपके क्या हैं, सेल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है आपका वो क्या है, आपका फ्लूइड वाला पोर्शन है, ठीक है। जो बहती हुई चीज़ है ना, जो फ्लूइड वाला है वही आपका प्लाज्मा होता है, और जो चीज़ें उसमें डिस्पर्स्ड हैं वो ये सेल्स हैं, ठीक है। ये 45% है। अब ये जो है आपके, ये फर्दर किसे डिवाइड हैं आपके, ये आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और ब्लड प्लेटलेट्स में। आरबीसी में आपका पिगमेंट होता है एक रेड कलर का, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ही आपकी ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आरबीसीज इसीलिए रेड कलर के होते हैं। डब्ल्यूबीसी आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, और ये डिफेंस का काम करते हैं, फॉरेन मटेरियल से लड़ने का, इन सब चीज़ों का, वाइट ब्लड सेल्स, ओके। और फिर प्लेटलेट्स आते हैं आपके। प्लेटलेट्स क्या होते हैं आपके, ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं। मान ली कहीं लीकेज हो गया, चोट लग गई, इंजरी वगैरह हो गई, तो एकदम आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो खून रुक जाता है। तो कौन करता है वो, तो वो यही इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके प्लेटलेट्स, उसको रोकने में, ताकि नुकसान ज़्यादा ब्लड का, ब्लड लॉस ना हो। तो ये सारे आपके क्या हैं, ब्लड का कंपोनेंट्स हैं, कैसे आपका ब्लड फॉर्म हुआ होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका बॉडी में, ये पूरा प्रोसेस आपका सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। और ये आगे अब हम इसको समझेंगे, ये सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, ये ब्लड करता है। और ये हार्ट हमारा जो है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए इसके लिए जो इसको कर सके, तो ये आपका कौन करता है, पंप वगैरह, तो वो हार्ट करता है, तो वो आपका पंप माना जाता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये ब्लड वेसल्स, क्योंकि इनके थ्रू ही ब्लड फ्लो करेगा,
कैसी कैसी होती हैं? आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं थ्रू आउट बॉडी में, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो जब हम मैं एक्सप्लेन करूँगी हार्ट तब बताऊँगी, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, कैरी अवे फ्रॉम हार्ट, और वेरियस पार्ट्स में जाकर छोड़ देती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अच्छा वाला ब्लड है, तो वही तो देंगी सारी बॉडी को, ठीक है। फिर आती हैं वेन्स, ये आपकी लेकर जाती हैं हार्ट के पास, लेकर आती हैं ख़राब वाला डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, लो भैया लो, और इसको अच्छे से पंप करो, ठीक है। तो ये आपकी वेन्स करती हैं, वेरियस ऑर्गन से लाकर हार्ट को दे देती हैं। फिर आपकी आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे छोटी आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आपकी किसको, आर्टरी और वेन दोनों को ज्वाइन करने का काम करती हैं, ठीक है। और ये वेन्स जो होती है इसमें आपकी वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व क्यों प्रेजेंट होती है? इसलिए प्रेजेंट होती है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, एक ही तरफ जो है वो ब्लड फ्लो करे, बैक ना आए। और आर्टरीज में जो है आपका वो थिक वॉल होती है, क्योंकि इसे बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक होती है। ओके, अब हम आगे समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो अब हमने समझ लिया, क्या समझा हमने? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझ लिया। अब ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमने ये देख लिए, कौन सी वेसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्ट कराने में, जो हेल्प करती हैं आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस सर्कुलेशन कहलाता है, मैंने आपको बताया ब्लड का सर्कुलेट होना पूरी बॉडी में। अब ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैंने आपको बताया इसके लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कितनी टीडियस जॉब है, कितनी थकाने वाली है, हर वक्त जो है हार्ट को काम करना पड़ता है, इसीलिए सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। और इसका काम है इस ब्लड को पंप करना, इसलिए हमारे इस हार्ट को पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है। अब डायग्राम्स के थ्रू समझने में मैंने देखा ऐसा तो बहुत आसान है, आओ और वो टिपिकल से डायग्राम हार्ट का यहाँ बना के वो इधर से आया, उधर से आया, वहाँ चला गया, ये बताना, इससे बच्चों को मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। डायग्राम तो आप बहुत माहिर हो, बढ़िया आर्टिस्ट हो, अच्छा बना लोगे अपने आप, बट आपको पता भी तो होना चाहिए उसका एग्जैक्ट फ्लो वो होता कैसे है हार्ट में, ठीक है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से फ्लो चार्ट के थ्रू ज़्यादा बेटर रहता है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। सबसे पहले सांस ली, इनहेल किया, एयर आई अंदर, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। अब वो लंग्स में आई, लंग्स में तो जाती है, लंग्स में जाने के बाद ये जो आपकी आई है ये आपकी प्योर ऑक्सीजन पुल्मोनरी वेन आपकी होती है प्रेजेंट हार्ट में, उसके थ्रू पुल्मोनरी वेन के थ्रू आपका 4 चैम्बर्ड होता है आपका हार्ट, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, ये लेफ़्ट वाले होते हैं, ये राइट वाले होते हैं। ऊपर वाले एट्रियम्स कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं, जिसमें कि लेफ़्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब पुल्मोनरी वेन के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, हमारे पास लंग्स से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया जिसमें ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में है, वो लेफ़्ट एट्रियम में सबसे पहले आया, लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में गिरा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में गिरा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, पंप हुआ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में रिलीज़ हो गया, ठीक है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड बढ़िया वाला ब्लड, किसके थ्रू हुआ, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा क्या है, आपकी एक सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी बॉडी में चला गया। अब बॉडी से सारे काम हो गए, अब बॉडी से दोबारा जब ये वापस आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब ये इम्प्योर ब्लड जो है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस बॉडी से आपके क्या होगा, दोबारा से, ये यहाँ पर इरेज हो गया मेरे चलने से, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोबारा से यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आपका क्या होगा, सीधे आपके हार्ट में फिर से राइट एट्रियम पर आएगा। राइट एट्रियम पर जब ये आएगा, किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे पहले मैंने बताया ये बॉडी में गया, बॉडी से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो खराब वाला ब्लड बॉडी ने दे दिया, ये सुपीरियर वेना कावा किसके थ्रू आया, राइट एट्रियम में हार्ट में दोबारा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में गिरा, राइट वेंट्रिकल में गिरने के बाद दोबारा ये यहाँ से मूव करा, मूव करने के बाद ये किससे, पुल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से आपका कौन सा, इम्प्योर वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ पहुँच गया, फिर से लंग्स में पहुँच गया। फिर इसी तरह ये दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का खेल चलता रहेगा।
ये सबसे बेस्ट तरीका है ब्लड के फ्लो को, सर्कुलेशन को समझने का मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी डायग्राम तो आप खुद बना सकते हो, आपको अच्छे से आता है। तो ये है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर वाला। एक्सेप्शन कौन है? मैंने बोला था बताऊंगी, पुल्मोनरी आर्टरी, ये यहाँ पर इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। देखो सब करती हैं प्योर, बट ये यहाँ पर इम्प्योर कर रही है। तो ये आपकी एक्सेप्शन से, एक्सेप्शंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इसलिए पता होना चाहिए। फिर मैंने बोला था वेन जो है वो सारी इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन, जो कि यहाँ से प्योर ब्लड लाती है आपके किस में? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखना है। अब ये जो सारा ट्रांसफ़र होता है हमारे समझ में आ गया, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सबका यूज़। कभी कभार ये ट्रांसफ़र होते में ऐसा होता है ना कि लीक हो जाता है, कहीं से लीकेज हो जाता है साइड से, इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये आपका ब्लड चला जाता है, ब्लड, प्लाज्मा वगैरह, ठीक है। वहाँ पर ये जब इकट्ठा हो जाता है तो एक फ्लूइड जैसा बना लेता है, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड आपका लिम्फ कहलाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, वॉल से, कैपिलरी की साइड से ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाता है, तो वो आपका लिम्फ कहलाता है। वो लिम्फ फर्दर लिम्फेटिक वेसल्स में बदलता है, आगे जाके वो एक लार्जर कैपिलरीज में ज्वाइन कर जाता है। ये आपका ज़्यादातर क्या करता है, ये लिम्फ आपका डाइजेस्टेड फैट जो होता है और एब्जॉर्ब्ड फैट जो इंटेस्टाइन से मिलता है उसको कैरी करता है। फिर ये करने के बाद इसका जो एक्सेस फ्लूइड होता है अपने अंदर से वापस कर देता है और ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है आपका हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग समझेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ओके। चलो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। वो वैस्कुलर सिस्टम, उसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम हमारा क्या करता है? जाइलम हमारे वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका इसका करता है? जाइलम वाटर का और मिनरल का, ठीक है। कहाँ से? रूट से एरियल पार्ट्स तक। एरियल मतलब ऊपर वाले, हाई वाले पार्ट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली रूट से ही होगा क्योंकि सॉइल रूट्स में ही आपके पानी दिया जाता है, इसीलिए वहाँ से ऊपर की तरफ होगा। तो इसीलिए इसका फ्लो कैसा हो जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से एरियल पार्ट्स तक, इसलिए फ्लो कैसा हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यही आप फ्लोएम का देखो अगर, तो फ्लोएम जो है वो आपका फूड का ट्रांसफ़र करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में, तो ऑब्वियसली लीव्स से होगा, तो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के, ठीक है, इसको छोड़ देता है। बट ये दोनों तरफ होता है आपका, बोथ डायरेक्शन में, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। समझ में आई दोनों की बात? फा से याद रखो, फा से फूड, फा से फ्लोएम, ठीक है। तो फूड जो है वो फ्लोएम ट्रांसफ़र करता है, बाकी वाटर और मिनरल जाइलम करता है, ठीक है। अब होता है हमारा कि कैसे करता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है? इसमें लगता है ट्रांसपिरेशनल पुल का प्रिंसिपल। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन होता है एक्सेस वाटर को वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना। ज़्यादा पानी है उसको वेपर की फॉर्म में रिलीज कर दिया। तो ये हमारे प्लांट्स भी करते हैं। अब खुद सोचो, जब ऊपर पानी रिलीज हो रहा है तो नीचे से प्लांट कहेगा और पानी लाओ, रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, तो क्या होगा? एक तरह से सक्शन वाली जैसे होती है ना, खिंचना टाइप, पुल होना, वो होगा। तो इसी को यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल बोला गया है। तो इससे क्या होगा? खिंचने से एक प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि रूट प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो इसकी वजह से आपका, किसकी वजह से होता है? ये ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। वहीं आपका इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो है ये सिर्फ एनर्जी बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ लिखना रह गया है, आप नोट कर लो कि ये क्या होता है, ये एनर्जी बेस्ड होता है। इसमें आपके ट्रांसपिरेशनल पुल या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का लीव से डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के, ये प्रोसेस आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। इतना ही है हमारा क्या, प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब हम चलते हैं अपने पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, एक्सक्रीशन की तरफ। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन होता है अपनी बॉडी में से वेस्ट सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक वेस्टेज, इन सब को रिमूव करना, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे ये सारे आपके वेस्टेज आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सपेल आउट हो जाती हैं, ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा जो है वो जिम्मेदार होता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें देखो हमारी किडनी होती हैं, ठीक है। किडनीज होती हैं, एक पेयर होता है किडनी का, एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है।
ठीक है। किडनी का क्या होता है, हमारा फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, मेन काम इसका यही है। क्या करा इसने, ब्लड को फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद उसको किस में बदल दिया, यूरिन में, यूरिन को में फॉर्म कर दिया उसको। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसका मतलब किडनी में होती है, ठीक है। यूरिन फॉर्म हो गया, अब किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ, अब ये जो आपको पाइप्स दिख रहे हैं पतले पतले, तो इन पाइप्स के थ्रू, इनको यूरेटर कहते हैं, ये ट्रांसफ़र हुआ किडनी से, और कहाँ आ गया ये यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। कहाँ पर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। अब जो है ये आ गए आपके यूरेटर्स, दोनों हैं, दोनों किडनी से कनेक्ट करते हैं, ये आपके ब्लैडर में आ गया। ब्लैडर क्या है, ब्लैडर हमारा जो है वो ऐसा ऑर्गन है, वो आपका नर्वस कंट्रोल के अंडर रहता है, क्योंकि वो मस्कुलर ऑर्गन है, तो नर्व से उसका कनेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जो शूशू होता है उसे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो नर्वस से कनेक्ट है, हमारे ब्रेन से उसका लिंक है, ठीक है। अब किडनी में फॉर्म हुआ, यूरेटर से ट्रांसफ़र होकर यूरिनरी ब्लैडर में आया, और यूरिनरी ब्लैडर में जब आया तो वहाँ पर आकर ये आपका क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर आकर ये आपका यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो यहाँ पर ये स्टोर रहता है। अब जब हमें अर्ज फील होती है, ठीक है, टू यूरिनेट, तब यहाँ से ये निकल कर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। किसके थ्रू, यूरेथ्रा। तो क्या हुआ, किडनी में फिल्टर हुआ, यूरिन में बदला यूरिन में बदल के यूरेटर के थ्रू आपका कहाँ आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आने तक स्टोर रहा, यहाँ से उसके बाद आपका ये यूरेथ्रा के थ्रू निकल गया, ठीक है। ये हुआ, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ कि जो आपका हो रहा है किडनी में फिल्ट्रेशन, तो इसमें कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ये क्या होती हैं, ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं आपकी किडनी की। इसमें क्या होता है, इन नेफ्रॉन्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का था, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका क्या होता है, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल होता है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे ये आपके ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है। ये हेलने लूप होता है आपका, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब समझते हैं होता क्या है। ये जो ग्लोमेरुलस होता है आपका, ये ग्लोमेरुलस आपका फ़िल्टर करता है ब्लड को, बट जब ये फ़िल्टर करता है तो अच्छी बुरी दोनों टाइप की चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। हमें तो ख़राब चीज़ें निकालना है, बट वो क्या करता है ना, अच्छी वाली को भी ले लेता है, कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो भी आ गई। अब क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल कहता है कि नहीं, इसको हमें दोबारा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देना चाहिए। फिर आगे बोमेन्स कैप्सूल जो है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है और उसको ब्लड में भेज देता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है आपका यहाँ से हेनले लूप के थ्रू, इसमें क्या होता है, जो रिनल आर्टरी आती है वहाँ से ये ब्लड आया, ठीक है। ब्लड आके यहाँ फिल्टर होके ग्लोमेरुलस ने आपके दोनों टाइप की चीज़ें फ़िल्टर आउट करी, बोमेन्स कैप्सूल ने रीअब्जॉर्प्शन किया और आगे इसको भेज दिया। आगे इसको भेजने के बाद हेलने लूप के थ्रू ये यूरिन पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच गया, और ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है, वहाँ पर आपका ये स्टोर रहा यूरिन, और जब अर्ज आई तो यूरेथ्रा के थ्रू हमने इसको एक्सपेल आउट कर दिया। ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया। अब बस हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी समझ लेते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक ओके, क्या, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हमें लगता है कि वो नहीं करते हैं एक्सक्रीट, बट वो भी एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स भी। कैसे करते हैं, एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, एक्सेस वाटर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। बताया था मैंने आपको, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है हमारा एक्सेस वाटर को वेपर की फॉर्म में रिमूव करना। तो ये भी एक तरीके से वे एक्सपेल आउट कर रहे हैं ना, तो ये भी एक्सक्रीशन का पार्ट है। कैसा, प्लांट्स में। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। मैंने बताया गैसियस एक्सचेंज सारे स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, लेते हैं और वहीं से एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो ये भी करते हैं आप, कौन, आपके प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो ये भी आपका एक्सक्रीशन में आता है। फिर आपने देखा होगा प्लांट्स अपनी जो है कभी पत्तियाँ वगैरह झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, है ना, ओल्ड लीव्स हो जाती हैं, या बार्क जो होती हैं ट्रीज़ की पुराने, उनको भी वो लूज़ कर देते हैं। तो ये भी आपका एक्सक्रीशन है। और फिर ये कुछ इस तरह से वेस्ट आउट करते हैं, रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में भी ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। और लास्ट में आपका
क्या करते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को ये अराउंड द सॉइल, है ना, सॉइल के आसपास भी सीक्रेट आउट कर देते हैं। तो ये है बस प्लांट्स का एक्सक्रीशन, इतना ही है। फाइनल हो गया, ओके हो गया, गुड बाय हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छे से करा है हमने, आपने इसको देखा लास्ट तक, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो इसे देखें, और एक दो बार देखने से ये अच्छे से आपको रिवाइज एंड आपके अंदर एकदम जनरलाइज हो जाएगा। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।